का आक्रोश अपनी जगह स्वाभाविक है, लेकिन ये निर्णय लेगा कौन? ये निर्णय लेने का जिसके पास अधिकार दिया गया है, वो लोग स्वयं आकंठ डूबे हुए इसमें अब तो निश्चित है। और हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ का भी, जो अगर कोई डर रहा है ट्रंप से, तो उसका कारण है कि सब के सब बाल यौन अपराधियों की आज फौज खड़ी हो गई है हमारे देश से लेकर के दुनिया के पैमाने पर। किसको हमारे साथ जुड़ गए प्रेस ऑफ इंडिया के ये पूर्व अध्यक्ष उमाकांत लखेरा जी। उमाकांत लखेरा जी उत्तराखंड से आते हैं, छात्र जीवन से आप बहुत गंभीरता के साथ देख रहे हैं। संसद आप संसद को भी बड़ी गंभीरता से देखते रहते हैं। ये पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं ये लखेरा जी? आज तो उत्तराखंड में सारी महिलाएं सामूहिक मुंडन करवा रही हैं। अब इससे बड़ा गांधीवादी तरीके से, अहिंसक तरीके से जनतांत्रिक विरोध और क्या हो सकता है? क्या इसका भी कोई असर पड़ने वाला है? जो उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, वो उत्तराखंड में राजनीति और अपराधियों का एक गठबंधन है, उसकी एक झलक देखने को मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए और हिंदुत्व का सांप्रदायिकरण करने के लिए उसको देवभूमि कहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई है, एक मॉडल है। ये मॉड्यूल है वहां सत्ता और अपराधियों के अपराधीकरण का, और जो तथाकथित विकास के नाम पर जो रिजॉर्ट कल्चर वहां डेवलप हुई है, अमीरी गरीबी के का जो खाई पैदा हुई, अमीर और गरीबी के खिलाफ की जो खाई पैदा हुई, उसका कारण क्या है कि जो पैसे वाले जो धन पशु हैं, बड़े बड़े धन पशु, वो हरिद्वार, ऋषिकेश, धर्मनगरी के नाम पर उन्होंने रिजॉर्ट बना दिए और ऊपर से चोला धर्म का पहना हुआ है, गिरवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, और यही अपराधी वहां भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स करते हैं। ये जो रिजॉर्ट में जो हत्या हुई है, वो हत्या का जो स्थान है, उसके जो मालिक थे वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े टॉप, वन ऑफ द टॉप लीडर, जो टॉप 10 कह सकते हैं उत्तराखंड के, उनमें से शामिल थे। राज्य माटी आयोग के अध्यक्ष थे वो। माटी आयोग जो ये जो कुम्हार का काम करते हैं, उस समुदाय से वो ताल्लुक करते हैं। कुम्हार, अच्छी बात है कि कुम्हार समुदाय से ताल्लुक करने वाले भी राज्य के मंत्री बन गए। अब क्या हुआ ना कि राज्य बन गया, तो राज्य बनने के बाद क्या हुआ कि वहां सत्ता और पूंजी का, क्योंकि पहाड़ के लोग तो गरीब है, उनकी वो तो साधन ही नहीं, गांव 90% गांव है। तो जो शहरों की जो जहां जहां ये सब धंधे पानी हो सकते हैं, इस पर जो बाहर के जो लोग हैं, जो माफिया हैं, जिनका सत्ताधारी पार्टी से गठबंधन है, ये सारे माफिया ने वहां प्राइम लोकेशंस पर होटल इंडस्ट्री बना दी है। और दो तरह के काम हुए, वहां जब पैसा चला जाता है, तो पैसा अगर बहुत ज्यादा आता है तो गलत काम की तरफ मुड़ता है। और वहां उन्होंने देह व्यापार का धंधा, जिसको प्लेजर इकोनॉमी जो है ना, प्लेजर इकोनॉमी शुरू कर दी है। प्लेजर इकोनॉमी में जितने सफेदपोश माफिया हैं, सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, और इसमें तो साफ साफ है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जिनके नाम पब्लिक डोमेन पर हैं, वो तो आरएसएस के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, छोटी मोटी पोस्ट थोड़ी होती है। लोग तो मंडल का महासचिव हो जाए तो वो इतना बड़ा पावरफुल होता है, या तो प्रदेश का नहीं, देश का राष्ट्रीय महासचिव है, और बड़े भारी वो दलित नेता भी हैं ऊपर से। और वो तो शुक्र है कि वो दिल्ली के करोल बाग में विधानसभा का चुनाव लड़े थे। डॉक्टर साहब, अगर वो दिल्ली के करोल बाग में विधानसभा का चुनाव जीत गए होते, वो तो हार गए बहुत बुरी तरह, तो वो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री होते। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, क्योंकि मेरी बात हुई थी बीजेपी वालों से। उन्होंने कहा था हमारे मुख्यमंत्री तो हार गया, अब तो हमको पता नहीं किसको मनाते हैं। तो ये हालत है। तो ये जो लोग, ये टॉप गन है, ये भाजपा के टॉप गन है, चेहरा है, मतलब दलित चेहरा, एससी चेहरा है, वो हालत है। और ये जो दूसरे एक और कलाकार है, महामंत्री संगठन, ये दोनों के नाम लिए, ये उर्मिला सनावर ने तो दोनों के नाम लिए कि मेरे हस्बैंड और पति पत्नी के बीच में बातें हो रही है। देखिए, जो घटनाक्रम आया है, वो घटनाक्रम जो आरोप प्रत्यारोप हुए, ये तो आरोप प्रत्यारोप कोई कम्युनिस्ट पार्टी ने थोड़ी लगाया, या उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने थोड़ी लगाया, ये कांग्रेस ने थोड़ी लगाया, या पत्रकारों ने थोड़ी लगाया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ज्वाला भड़की है। अभी रायता तो आपके भीतर, घर के अंदर तो धुआं तो आपके घर से आया है, इसके लिए आप अपोजिशन को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? तो सवाल यह है कि अब इसका दूध का दूध, पानी का पानी कैसे होगा, जब इसकी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी।
इन्होंने जो एसआईटी बनाई थी 18 सितंबर 2022 को, जब उसकी हत्या हुई और 4 दिन बाद उन क्रिमिनल्स के निशानदेही पर उसकी डेड बॉडी गंगा नदी, उसको तो उन्होंने फेंक दिया था, जिंदा जी पानी में बहा दिया था। तो सवाल यह है कि अब जांच कैसे होगी? अब जो जांच का जो सिस्टम है अपने यहाँ, जांच साइंटिफिक होनी चाहिए। पुलिस वालों के पास कोई साइंटिफिक जांच का तरीका थोड़ी होता है। पुलिस वाले तो जो पॉलिटिकल मास्टर है उनके कहने पर जांच करती है, लेकिन जो साइंटिफिक जांच होती है, जो फॉरेंसिक जांच होती है, जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, जिसमें सीडीआर की फॉरेंसिक जांच होती है, टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड लोकेशंस की जांच होती है, फिंगरप्रिंट की जांच होती है। तो 2 काम हुए इसमें, एक तो सबूत नष्ट कर दिए गए हैं, ध्वस्त कर दिया गया उस स्थल को। ध्वस्त किसने किया? कोई कांग्रेस के लोग थोड़ी आए ध्वस्त करने, या समाजवादी पार्टी के लोग थोड़ी, आप ही के लोगों ने ध्वस्त किया। और जो ध्वस्त करने वाली महिला है, रेणु बिष्ट उनका नाम है, उन्होंने वहां मीडिया को बोला, बाइट है, मैं आपको भेज दूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट करते हूं कि उन्होंने हमें इस स्थल को डिमोलिश करने का आदेश दिया, और हमने डिमोलिश कर दिया। अब इनको क्या लगा, डॉक्टर साहब, इनको ये लगा कि योगी जी का जो बुलडोजर यूपी में चल रहा है, तो योगी जी का यूपी में बुलडोजर चल रहा है, तो वहां भी जय जयकार के नारे लगेंगे, उत्तराखंड में भी वहां भी बुलडोजर चला देंगे हम अपराधियों के घरों पर, तो कहेंगे साहब राम राज्य आ गए यहाँ, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने रास्ता दिखा रखा। अब इनके वो अगर मुसलमान का होटल होता, मुस्लिम का होटल होता, तो उसकी ईंट भी नहीं बचती वहां। अब गलती क्या हो गई इनसे कि वो तो आरएसएस वाले का होटल है, हत्यारे आरएसएस के निकल गए, होटल आरएसएस वाले का निकल गया, नेता आरएसएस का है, डेमोलिश करने वाले आरएसएस के हैं, अब जिनके नाम आ रहे हैं वो आरएसएस के हैं। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ टॉप लोग हैं, लोग कह रहे हैं कि टॉप आदमी हैं आरएसएस के, जो लोग वहां से प्लेजर के लिए जाते थे, प्लेजर इकोनॉमी जो डेवलप करते थे। तो सवाल ये है कि ये जो कुआं ना डॉक्टर साहब, ये कुएं में, पूरी कुएं में भांग गिरी हुई है, क्या करोगे आप? मतलब हर आदमी, मतलब नीचे से ऊपर तक, और उसको बचा रहे हैं। आप जितना जितना आप किसी को बचाओगे तो आप फंसोगे, सीधी सी कहानी है। तो बहुत बड़ा कांड है। अब इसकी निष्पक्ष जांच हो। अधूरा न्याय हुआ है, जो आजन्म कारावास हुआ है, अधूरा न्याय हुआ है। यही सीबीआई थी, यही सरकार थी, यही सिस्टम तो यही था। ये था कि 2012 में जब दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस ने कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी कराई, इतना बड़ा जुलूस निकाला। ये जो जुलूस निकाले वाले हैं, ये आज पावर में है। ये कौन थे जुलूस निकाले? कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए थे, यही लोग पावर में थे। इन्होंने जुलूस निकाला निर्भया कांड पे, कोर्ट ने इंक्वायरी करवाई, सीबीआई ने जांच कराई, और उन दरिंदों को 5 को फांसी हुई लास्ट ईयर, चाहे 9-10 साल में हुई, फांसी हुई ना। तो सवाल ये है कि ये जो दरिंदे हत्या करने वाले और दुष्कर्म करने वाले आजन्म कारावास में कैसे छूट गए? इसलिए छूट गए कि पुख्ता सबूत नहीं। पुख्ता सबूत इसलिए नहीं है कि पुलिस वालों ने जांच की, और पुलिस, आपको पता है कि पुलिस तो घर की खेती है, घर की मूली होती है। पुलिस को जितना कहोगे, आपने हत्यारों के फोन कॉल रिकॉर्ड पहले और बाद में, हत्या के पहले, हत्या के बाद, आपने उसकी सीडीआर कौन जांच करेगा? पुलिस ने क्यों नहीं जांच की? ये तो 10वीं पास होमगार्ड का जो जवान है, उसको भी इतनी ट्रेनिंग होती है, वो भी 2-3 महीने की ट्रेनिंग करता है बेचारा, उसको भी ट्रेनिंग होती है कि क्रिमिनल्स को कैसे ट्रैप किया जाता है, उनके कॉल डिटेल, उनके मूवमेंट, उनकी लोकेशन, उनका सारा चीजें होती है ना। तो कुछ तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड होगी, तो कैसी सरकार है ये? इसमें न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप? इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, मैं और बातें में पूरा धुआं भरा हुआ है, और घर के ही लोग हैं, तो बड़ी अनुशासित पार्टी है, घर के धुएं को भी हजम कर जाएंगे। हमारे साथ उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी साहब हैं। पीसी तिवारी साहब, आप इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? अभी अभी अपने लखेरा साहब ने कहा कि वो तो घर की ही आग लगी हुई है, घर में पूरा धुआं भरा है, घर का ही धुआं बाहर निकला है जो दिखाई पड़ रहा है। तो क्या वह धुआं वहीं पर समन कर दिया जाएगा, या ये जो उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक 20 लोगों का बुलडोजर चल रहा है, इससे कुछ सबूत निकल पाएगा, कुछ इस पर न्याय मिल पाएगा? मैं सुना हूं और जो मैं देख रहा हूं, आज हमारी एक बैठक थी यहाँ पर सारे लोगों की, और हम लोगों ने देखा कि ये केवल अंकिता का कांड नहीं है।
अभी तक जितनी बातें आ रही हैं वो अंकिता के कांड पर आ रही हैं। ये एक पूरा वातावरण तैयार किया गया है। इस राज्य के निर्माण से पहले हम लोगों ने एक बेहतर राज्य की उम्मीद की थी, एक हिमालयी राज्य की उम्मीद की थी। ये लोग इसको देवभूमि कहा करते थे, हम एक बेहतर समाज की बात करते थे। लेकिन राज्य बनने से पहले ही यहाँ पर एक ऐसी संस्कृति को लाने की कोशिश की गई जो जिसमें जो है हमारी सारी जमीनें, उन जमीनों पर बने हुए रिजॉर्ट और उन पर बनी हुई तमाम चीजों को अय्याशी के अड्डे के तौर पर उन्होंने बनाने की कोशिश की, और इसमें पूरा शासक वर्ग अच्छी तरह से शामिल था। और आज उसके फल हमारे सामने आ रहे हैं। कभी अंकिता तो एक अंकिता है, पता नहीं न जाने कितनी अंकिताएं हैं। सारे जो बड़े रिजॉर्ट बने हैं वो सब अवैध तरीके से बने, वो अवैध तरीके से काम कर रहे हैं। पुलिस का, प्रशासन का, पॉलिटिकल लोगों का सारा उनके साथ बुरा गहरा संबंध है। अब अंकिता मामले में जो ये 2 लोगों के वीडियो और ऑडियो सामने आए हैं और उसके बाद जो बात आ रही है वो तो समझ में आ रहे हैं कि इतना ही नहीं था। इनके सारा जो कुनवा है इनका, ये सारा कुनवा भले ही देवी देवी कहता रहे, भले ही ये देवभूमि कहता रहे, ये सारा का सारा कुनवा जो कॉर्पोरेट की जो उनको सुख सुविधाएं देने के लिए हैं, जो उनके लिए अय्याशी के अड्डे के तौर पर उन्हें चला रखी हैं, वो सारा का सारा इससे सामने नेकेट हुआ है, सामने आया है। और सवाल है कि इस सब पर ही आज सोचने की जरूरत है। हम देखते हैं कि मुद्दे उठते हैं, मुद्दे किसी एक मामले तक रहते हैं, और ये इस मुद्दे को हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के तमाम लोग, जो उत्तराखंड की जनता है, जो उत्तराखंड के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, जिन्होंने एक बेहतर उत्तराखंड राज्य का सपना देखा था, वो सारा का सारा सपना आज पूरी तौर पर समाप्त हो गया है। गांव खाली हो गए हैं, अस्पताल नहीं है, स्कूल सारी जगह दे दिए गए हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। तो अब हम उधम सिंह नगर और उन सब जगह देखते हैं 8,000 9,000 में हमारी बच्चियां काम कर रही हैं। वो किन स्थितियों में है, कैसे वो काम कर रही हैं, ये बहुत सोचने की बात है। और उसी तरह जो हर जगह रिजॉर्ट बन गए हैं, और रिजॉर्ट में भी कौन है, जो देश के बड़े नौकरशाह हैं, उन सब लोगों ने जमीनें ली हैं और उन जमीनों पर वो अपना रिजॉर्ट या होम स्टे चला रहे हैं। उनको सारी सुविधाएं मिल रही है जो स्थानीय लोगों को, स्थानीय समाज को मिलनी थी, गांव को मिलनी थी, जहां पर कोई रोजगार नहीं, वो सारी सुविधाएं उनको प्राप्त हो रही। तो ये सारा एक बड़ा प्रश्न है। और जितने भी